हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी चरित्रहीन प्यार का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गई विक्रांत की फोटो देखकर, पर भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीरें थीं कि सब सही तो होगा ना। सगाई बड़ी सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो, विवाह भी हो गया देखते देखते। अब आगे नए जीवन के नए सपने संजोती मैं कुछ विस्मित, कुछ चमकृत बढ़ चली एक नई डगर पर उनके साथ कदम से कदम मिलाने की चाह में। पर बहुत जल्दी सीख लिया कि साथ नहीं चल सकूंगी मैं, क्योंकि हमारी चाल ही कुछ अलग है एक दूसरे से। शोभ, कुंठा और दर्द को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर मैंने, और समझा जीवन का सार कि जो जैसा है, जितना है अच्छा है, यही नियति है, इसी में गति है। पंख लगे समय की उड़ान में संग उड़ चली मैं, दोनों बाहें फैलाए स्वागत करती अपने बच्चों का। इस सब के बीच पढ़ना जारी रखा और शिक्षा विभाग में नौकरी भी। बस जो पीछे छूट गया वो था मेरा स्वयं, मेरे अंतर का वो व्यक्ति जो दिव्या था। श्रीमती दिव्या वर्मा नहीं, आज सोना नहीं है क्या? आंखें मलते विक्रांत ने पीछे से आकर पूछा। वर्तमान में प्रवेश करती उठ खड़ी हुई मैं, इन्हें पानी का गिलास दिया और उसके बचे हुए घूंट को अपने हलक में उतारते समय ठिठकी मैं। सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं ना, मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ। अब बहुत सी बातें होती हैं नीरज के साथ, अतीत की, वर्तमान की और फिर से देश के भविष्य की। उसने भी अपने आदर्श समाज के सपने को अपने कुर्ते के साथ उतार कर जिम्मेदारियों की पैंट शर्ट पहन ली। यही जीवन है, यही संसार है। पर रोज के इस सफर में बहुत कुछ जीने लगे थे हम दोनों। अपने दिव्या होने का फिर से एहसास करा रहा था वो मुझे, और मैं इस सुखद एहसास के साथ खुश थी। आने वाले तूफान से पूरी तरह अनभिज्ञ। जब भी गुनगुनाती या मुस्कुराते हुए कुछ काम करती तो सहसा ही विक्रांत की नजरें उठ जाती मेरी तरफ, एक विस्मय, एक प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं सकपका जाती जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेमतलब ही उनके संदेह के सांपों ने घेरना शुरू कर दिया था और मैं थी इस सब से नितांत अनजान। अब मेरे तैयार होते समय टीवी या अखबार में नहीं घिरते विक्रांत, बल्कि खामोशी से देखा करते हैं। कभी कपड़ों, कभी घड़ी, तो कभी श्रृंगार पर बोल उठते हैं, बड़े दिनों बाद पहना है तुमने ये, कोई खास बात? मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर नकार देती और वो बस देखते रहते, ना जाने कितने संशय दिल में लिए। आज अचानक मुझे लेने मेरी स्टॉप पर आ गई विक्रांत, और मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं। मेरा विस्मय भी अजीब लगा उन्हें, पर क्यों, चलो छोड़ो, होगा कुछ। अपने नियत कामों से फारिग होकर जब शयन कक्ष में पहुंची तो जाग रहे थे वो। कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अचानक ही बोल पड़े, और तुम्हारे स्टाफ में सब वही लोग हैं या कोई नया आया? चौंक कर मैंने कहा, ऐसा तो कोई खास नहीं। पर जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे। फिर अपने अंदर की आशंका को दबाकर मैंने सोचा, नहीं नहीं, अब तो बदल गए हैं ये, समय के साथ परिपक्वता आ गई है। अब थोड़ी ना, करवटें बदलते, सोते जागते सुबह हो गई और रोज का रूटीन शुरू। इनके चले जाने के बाद कुछ
बेचैन सी ही रही मैं, पर नकारात्मकता को त्यागने के अपने निश्चय पर वापस आते हुए तैयार होकर निकल पड़ी अपने काम पर। आज अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। कुछ कसमसाहट सी महसूस हो रही थी। खैर, चढ़ी अपने कोच में और रोज की तरह मुस्कुराकर अभिवादन किया लोगों का। नीरज की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर जैसे ही बैठी, दिल जैसे निकलकर हलक में आ गया। एक अनजानी आशंका और पहचाने से दर्द ने दिल को घेर लिया। सामने से विक्रांत आ रहे थे, पर मैं जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी। बस मुंह पत्थर हो गई थी। इतने वर्षों बाद फिर से मेरी मनोस्थिति से अनजान नीरज ने रोज की तरह बातों का सिलसिला शुरू कर दिया था और लोगों के बीच से हटाते विक्रांत मेरी ओर बढ़ रहे थे। तो ये हैं वो। कटाक्ष के साथ मेरे बगल में बैठ गए वो। आश्चर्यचकित नीरज बोल पड़े, माफ कीजिएगा किंतु। पर उसके आगे वो नहीं। विक्रांत बोले, जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी खुद की पत्नी से 2 बात कर लूं मैं। सक पकाकर चुप हो गए नीरज, बेहद विस्मित मेरी आंखों के पानी पर जो पलकों पर ही ठहरा हुआ था। खुद को संभालकर दोनों को परिचय कराया मैंने, एकदम यंत्रवत मशीनी रूप से। एक ब्रेक लगा, ट्रेन रुकी और उतर गए हम दोनों अपने घर जाने के लिए। इतना गहरा सन्नाटा किसी तूफान का अंदेशा है, ये जानती हूँ मैं, और शायद किस तूफान का ये भी। फिर भी रोम रोम से दुआ निकल रही थी कि नहीं ईश्वर, नहीं, अब नहीं। बच्चों के सोने के बाद आज कितना डर रही हूँ मैं अपने ही कमरे में जाने से। ऐसा नहीं कि जो होने वाला है वो पहली बार है, पर फिर भी बड़े दिनों बाद है और शायद उस भाव को जीना सहना भूल चुकी हूँ मैं। कुछ बेहद चुभते से शब्द बह रहे हैं मेरे आंसुओं में और मैं निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी सी खड़ी हूँ कटघरे में। पता नहीं क्यों विक्रांत इतना कड़वा बोलते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं अपनी ही पत्नी के प्रति। शादी के बाद लगता था कि समय के साथ मुझे समझ जाएंगे और फिर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, सब ठीक है हमारे बीच, बस इनका विश्वास, इनका यकीन बेहद कमजोर है। अकारण शब्द कुछ नहीं कर पाते ऐसे में, और मेरे मौन को हमेशा मेरी स्वीकृति समझने का दंभ पाले हुए हैं ये आज तक। समझ नहीं आता कि पुरुष इतनी आसानी से कैसे कुठाराघात कर देता है स्त्री के चरित्र पर, उसके सम्मान पर, उसकी आत्मा पर। अपने माता पिता की अच्छी बेटी मैं, अपने भाई बहन के लिए उदाहरण हूँ मैं। अपनी तरुणाई में भी कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुई। अपने आदर्शों पर चलते हुए अचानक 19 वर्ष की अर्ध कच्ची उम्र में विक्रांत की हो गई मैं, ना सिर्फ तन से अपितु मन से भी। मन में उनके लिए रुमाली ख्याल उठते थे, पर जल्दी ही समझ गई या समझा दी गई कि कितनी कमतर हूँ मैं हर तरह से। उनके बड़े कदमों और तेज चाल से कहीं पीछे छूटती चली गई मैं एक इंसान के रूप में, और रह गई तो एक पत्नी जो बनती बिगड़ती रही उनके हिसाब से। नश्तर से चुप जाते वो जब मुझे छत पर देखकर वो दूसरों की छत पर जाने क्या ढूंढते, या किसी से हंसकर फोन पे बात करते देख कुछ अजीब सा देखते, और हद तो तब हो जाती जब कोई मिस्ड कॉल या ब्लैंक कॉल आ जाती, जैसे मैंने ही कोई अपराध कर दिया हो। और इस सब के बीच शुभम अंकिता के आने से कुछ ठहराव आया था। शायद यह मेरा खुद को भूल जाना ही ठहराव का कारण था। और आज जब मैंने खुद को संवारा
तो वही सर्पदंश फिर से। आज तैयार नहीं हुई मैं, अपना पुराना कॉटन का सूट निकाला, बेतरतीब बालों को क्लच में समेटा जैसे तैसे, और बहती अश्रुधारा के बीच गुलाबी लिपस्टिक पीछे डाल दी अलमारी में। ताला लगाया घर पर और अपने कुछ खुद हो पाने के इरादे पर, और नपे तुले कदमों से चल पड़ी अपनी पहचानी डगर पर। सामने खड़े हैं विक्रांत, देख रहे हैं मुझे जाते हुए संवादहीन। एक शांति है उनकी आंखों में और एक निश्चय मेरे हृदय में। चढ़ दी ट्रेन में, अभिवादन भी। नीरज की नजरें उठी, मुझसे टकराई, चौंकी, और एक सन्नाटा पसर गया हमारे बीच। नम है उनकी आंखें भी, लाचारी से, एक अजीब से अपराध बोध से जिसका उनसे कोई संबंध भी नहीं। और उनके इस अपराध बोध ने मेरे सीने के दर्द को और भी बढ़ा दिया। नजरें फेर ली मैंने, क्योंकि अब कहना क्या और सुनना क्या। कितनी देर लगती है लबों के यूं हिलने में, एक उंगली के उठने में और शब्दों के जहर होने में। क्यों इतनी आसानी से पुरुष किसी स्त्री के चरित्र पर हमला कर देता है। किसी भी स्त्री के लिए मूर्ख कहलाना उतना अपमानजनक नहीं जितना चरित्रहीन, क्योंकि चरित्र ही उसका गहना है और उसका सबसे कमजोर कोना, जिस पर वो कोई आघात सह नहीं पाती, बिखर जाती है या विद्रोही किंतु अवश्य ही समय से जुदा हो जाती है। सदियों से पुरुष प्रधान समाज में औरतों के चरित्र पर अनगढ़ कुठाराघात किए गए हैं और समाज मूक बधिर होकर बस तमाशा देखता रहता है। अरे, जिसने सीता को नहीं छोड़ा वो दिव्या को क्या छोड़ेगा। और दोष तो स्त्री का भी है, क्यों सह जाती है वो ये सब, कभी परिवार के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, तो कभी मूल्यों के नाम पर। यही सब सोच रही थी दिव्या कि अचानक नीरज बोले, कल से मैं इस कोच में नहीं आऊँगा, या शायद इस ट्रेन में ही नहीं। यही उचित होगा शायद तुम्हारे लिए। अच्छा, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ फिर दरका, कुछ टूटा और फिर टीस वही पुरानी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है, पर आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।